पहले चरण की वोटिंग हो गई है। अब झारखंड में पहले चरण की वोटिंग और देश के चौथे चरण की वोटिंग होगी 13 मई को, जिसके लिए प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड की 4 सीटें हैं जो झारखंड के पहले चरण में जहां पर वोटिंग होगी, और वो है पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। यहां पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इनका पसीना बहाना फल में, रिजल्ट के रूप में तब्दील हो पाएगा? कितने कांटे की टक्कर है, कौन कौन आमने सामने है, या फिर इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे खूंटी और सिंहभूम सीट की, यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है। क्या यहाँ पर त्रिकोणीय एंगल बन रहा है या आमने सामने की टक्कर है? कौन सा फैक्टर है जो प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है? ये सारी चीजें समझेंगे और एक एक पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये समीकरण है तो इसका लाभ किसे मिलेगा, और समीकरण बदलता है तो उसका लाभ किसे मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, सबसे पहले खूंटी सीट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जब तक झापा ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए तो बिल्कुल आमने सामने की फाइट थी, कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा, और पिछले चुनाव के जो नतीजे हैं वो इस बार भी लग रहा था कि बहुत नेक टू नेक फाइट है। लेकिन अब झापा के कैंडिडेट आ जाने से ये मुकाबला क्या त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो रहा है? कौन कौन से फैक्टर अब इस सीट पर काम करेंगे? देखिए, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। अब इसके लिए जो झापा है, झारखंड पार्टी है, उसे बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगर आप पिछला चुनाव अगर आप झारखंड पार्टी का देखें तो उस वक्त अजय टोपनो चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उन्हें सिर्फ जो है 1% एग्जैक्ट 1.06% जो है उन्हें वोट आया था, 8,838 वोट। तो अगर इस तरह के मत उसे मिलेंगे तब तो फिर वो मुख्य मुकाबले में नहीं आ सकेगा। अगर उसे ट्रायंगुलर मुकाबले में आना है तो उसे उस तरह की से फाइट करनी होगी जैसा उसने 2014 में किया था या 2009 में किया था। 2014 में तो झारखंड पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया था खूंटी में, आसिया जी, कि वो दूसरी पोजीशन पर आ गए थे और उस वक्त एनोस 1 का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो है लगभग 24% मत लाए थे, 1,76,937 वोट। और अगर आप उससे 5 साल पहले चली जाएं 2009 में, तब जो है निशिकांत होरो जो है वो झापा के कैंडिडेट थे और वो भी लगभग 16.5% मत लाने में कामयाब हुए थे और वो तीसरी पोजीशन पर थे। तो इस तरह से हम देखते हैं। आप 2004 में भी चले जाइएगा तो वहां पर भी झापा का वोट जो है लगभग 32,000 के आसपास था। लेकिन जो पिछला चुनाव गुजरा है लोकसभा का 2019, उसमें जो है झापा का प्रदर्शन जो है आशानुरूप नहीं रहा था। अब चूंकि झापा एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ लग रहा है और एनोस 1 का खुद जो है बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में जो है अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं, चयन किया है उन्होंने, तो वो एक सोची समझी रणनीति है जी। लेकिन इसके बावजूद अगर ये ट्रायंगुलर भी होगा तो ये आप देखकर चलिए कि यहां एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है, जहां अर्जुन मुंडा इस बार केंद्रीय मंत्री होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एक बात और है कि 2019 के अर्जुन मुंडा और 2024 के अर्जुन मुंडा में फर्क है। उस वक्त वो पूर्व मुख्यमंत्री थे लेकिन और कुछ नहीं था। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और सबसे खास बात यह है कि जो मोदी कैबिनेट है उसमें वो सबसे बड़े ट्राइबल फेस हैं। तो ये चीजें जो है उनके पक्ष में जाती हैं। इसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, तो जो जी हाँ, तो जो कार्य उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है वो उनके नाम जुड़ जाता है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय उन्होंने संभाला है, तो इससे जो है उनकी एक छवि बनती है और जो स्थानीय काम है वो तो एक अलग है। तो इससे लगता है कि अर्जुन मुंडा का जो आपको ये है संभावना है वो बढ़ जाती है। लेकिन आप कालीचरण मुंडा को कमतर कहीं से नहीं आंक सकते, क्योंकि कालीचरण मुंडा ने जिस तरह की फाइट पिछले चुनाव में 2019 में दी थी वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। बस मतलब 0.1%, 1,447 वोटों से अर्जुन मुंडा जीत सके थे। तो कालीचरण मुंडा तो देखिए कोशिश यही करेंगे कि आमने सामने की लड़ाई हो, क्योंकि कांग्रेस के लिए फायदा इसी में है कि वो आमने सामने की लड़ाई करे। अगर वो ट्रायंगुलर फाइट में फंसता है
तब फिर उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि 2004 में झापा ने अच्छा किया था, बावजूद इसके सुशीला किरकिट्टा जीतने में सफल हुई थी, लेकिन तब जो जेडीयू से जो हैं वो रामदयाल मुंडा चुनाव लड़ रहे थे और वो भी जो है अच्छा खासा वोट लेकर आए थे, 21,000 वोट उन्होंने भी हासिल किया था। लेकिन फिर इसके बाद अगर आप 2009 में देखें तो जब निशिकांत होरो ने 16.5% मत लाए झापा की तरफ से, तो कांग्रेस हार गई, दूसरे पोजीशन पर चली गई। और 2014 में तो झापा का प्रदर्शन इतना बेहतर रहा कि वो दूसरे पोजीशन पर चली गई और जो कांग्रेस है वो तीसरी पोजीशन पर वो आ गया। और जब पिछले चुनाव में जो है झापा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था तो आमने सामने की लड़ाई हुई थी। तो देखिए, कालीचरण मुंडा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की कोशिश यही होगी कि ये लड़ाई आमने सामने की बनी रहे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि झापा ने मजबूत कैंडिडेट दिया है और जब कैंडिडेट आपका मजबूत होता है तो मतदाता भी उसी लिहाज से सोचता है। और अगर ऐसे में इस फाइट को ट्रायंगुलर बनाने में झापा कामयाब होता है तो वो उस फाइट में आ जाएगा। और जब एक बार मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है तो मत प्रतिशत सभी उम्मीदवार के थोड़े थोड़े गिरते हैं और उस परिस्थिति में जीत किसी के भी हाथ लग सकती है। बीजेपी वोटर है वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, बीजेपी कैंडिडेट को ही वोट करते हैं, तो बच जाता है यहाँ पर जो इंडिया का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है वो बच जाता है। ऐसे में नुकसान कालीचरण मुंडा को हो सकता है या ये हो सकता है कि पूरा वोट ही झापा प्रत्याशी को मिल जाए, ये भी मुमकिन है क्योंकि बीजेपी के वोट अक्सर कटते नहीं है। देखिए, बीजेपी के जो कैडर वोट होते हैं वो तो उन्हें मिल ही जाते हैं और इसलिए कई बार जो है हमें लगता है कि अर्जुन मुंडा पिछले चुनाव में जो है उनका प्रदर्शन जो है बहुत बेहतर नहीं रहा था, सिर्फ 1447 वोटों से जीते थे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन मुंडा ने 45.97% मतलब ऑलमोस्ट 46% वोट लाए थे। तो उन्हें इस चुनाव में करना क्या है? बस अपने वोटों की संख्या 4% बढ़ा देनी है। अगर वो 4% ऐड ऑन हो जाता है तो फिर उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। यही चीज कालीचरण मुंडा के साथ भी है कि अगर वो 4% डेंट मार देते हैं उधर से तो उनका भी लगभग 46 के आसपास था। लेकिन यही बात है कि जब झापा आ जाएगा तो वो दोनों के वोट काटेगा, क्योंकि ट्राइबल वोट्स पर वो काटेगा। और जब ट्राइबल वोट्स कटेंगे तो दोनों के कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल की संख्या जो है लगभग 65% के आसपास है। तो ऐसी परिस्थिति में खूंटी का जो चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। और जब ट्रायंगुलर फाइट होती है तो जीत किसी को भी मिल सकती है, वो एक बात है और वही इस चुनाव को सबसे खास बना रहा है। लेकिन एक बात है कि जो खूंटी का चुनाव है उस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि वहां मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी खूंटी आए भी हैं। उनका एक अपना जो है वहां पर आकर उन्होंने घोषणाएं की हैं, कई घोषणाएं की हैं, बिरसा मुंडा के गांव गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है अर्जुन मुंडा के पक्ष में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ पक्ष में ही है, अगेंस्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये भी है कि अगर झापा जो है आपको जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं उसमें कितनी सेंध लगा पाता है। वो वोट तो काटता है ट्राइबल्स के, तो अब उसमें जो क्रिश्चियंस हैं उनके वोट कितने कटते हैं और जो ऐसे हैं उनके वोट कितने कटते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। इसके अलावा अन्य जातियां भी हैं, कुर्मी वोटर्स का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, खास करके अगर आप देखें तो तमाड़ और खरसावां की तरफ। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो खूंटी का चुनाव है वो बहुत रोचक बन गया है और सभी को इंतजार है कि यहाँ परिणाम क्या आता है। हालांकि उसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो काफी दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है जब अलग अलग पार्टियां अपने कैंडिडेट की घोषणा कर रही है। वैसी एक सीट है सिंहभूम की सीट, जहां से गीता कोड़ा जो बीजेपी की हो चुकी हैं वो यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ जोबा माझी, उन्हें गीता कोड़ा के अपोजिट उतारा गया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हो समुदाय की संख्या ज्यादा है, उनका वोट प्रतिशत ज्यादा है, ऐसे में गीता कोड़ा जो हो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है उनके फेवर में चीजें नजर आ रही है। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर है जो जोबा माझी को जीत दिला सकते हैं? क्या इसी इलाके से सूबे के सीएम चंपई सोरेन का होना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है या फिर
वो हो समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। जिस तरह गीता कोड़ा का विरोध हुआ चुनाव प्रचार के दौरान, तो क्या ये माना जाए कि जोबा मांझी उसी तरीके से अब चुनाव प्रचार कर सकती हैं, और जो वोट अगर नाराज है जो मतदाता गीता कोड़ा से, उन नाराज मतदाताओं को क्या अपने फेवर में जोबा मांझी कर सकती हैं? यहाँ की सीट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, फिलहाल यहाँ पर तो अभी आमने सामने की ही टक्कर नजर आ रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कौन कौन से फैक्टर हैं जो दोनों कैंडिडेट को जीत के करीब ला सकते हैं? देखिए, जो आपने पहली बात कही कि यहाँ पर जो हो समुदाय हैं उनके जो प्रत्याशी होते हैं उस कम्युनिटी से जीत उनको मिली है। जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 16 बार जो है हो कम्युनिटी के कैंडिडेट ही जीते हैं, और एक बार जो है दूसरे कम्युनिटी से जो है वो चुनाव जीते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि देखिए, गीता कोड़ा हो कम्युनिटी से हैं, जोबा मांझी जो हैं वो संथाली ट्राइबल हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जेएमएम जो है सिंहभूम से एक ही बार चुनाव जीता है 1991 में, तब कृष्णा मार्डी चुनाव जीते थे। और आपको यह भी बता दूं कि वही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हो कम्युनिटी से नहीं थे वो, और दिलचस्प ये भी है कि वो भी संथाली ट्राइबल ही थे। तो ये एक चीज है जो कि ये एक इत्तेफाक जिसे कि चाहेगा जेएमएम कि ये फिर से दोहराया जाए सिंहभूम में। लेकिन अगर आप सिंहभूम का ऐसे आकलन करने जाएं तो वैसे वहां पर भी जो झापा है उसने जो है चित्रसेन सिंकू को जो है टिकट दे दिया है। और आपको बता दूं कि चित्रसेन सिंकू सिंहभूम से सांसद रह चुके हैं। 1996 में वो बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे, फिर वो 2014 में कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं यहां पर। तो इस तरह से आप देखते हैं, तब वो भले तीसरी पोजीशन पर चले गए थे। तो ये चीजें जब आप देखती हैं तो आपको लगता है कि मुकाबला तो है, लेकिन यहां पर क्या है, चित्रसेन सिंकू भी जो हैं वो हो कम्युनिटी से हैं। तो अगर वो डेंट मारते हैं, अगर वो मुख्य मुकाबले में नहीं आते और वो डेंट मारते हैं, तो उसका नुकसान जो है वो आपको गीता कोड़ा को उठाना पड़ सकता है। तो जहां खूंटी में झापा के आने से जो नुकसान है वो कांग्रेस को हो सकता है, तो सिंहभूम में झापा के आने से जो नुकसान है वो बीजेपी को हो सकता है। तो ये एक चीज है। इसके अलावा अगर आप सिंहभूम की फाइट देखें तो बहुत नजदीकी मुकाबला है, और यहां पर जब आप देखते हैं कि जेएमएम ने जो है इसे अपना एक मजबूत गढ़ जो है आप कहते हैं कि बना लिया है, और यही वजह है कि ये सीट कांग्रेस की थी लेकिन उससे जेएमएम को मिली है। तो वजह यही है कि यहां जेएमएम का जो दबदबा है वो पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। और एक और फैक्टर जिसकी की चर्चा आपने की कि सरायकेला से सूबे के मुखिया जो हैं वो विधायक हैं, और ये उसी क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन दिलचस्प यह है कि ये जो सरायकेला का विधानसभा क्षेत्र है ये वोटिंग बड़ा अजीब तरह से करता है। वो विधानसभा में तो चंपई सोरेन को वोट देता है, लेकिन लोकसभा में हमेशा वहां से बीजेपी, पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां से बीजेपी लीड लेकर जाती है और अच्छी खासी लीड लेकर जाती है। पिछली बार की ही बात करें तो वहां से 62,000 जानती है कि राज्य का ये चुनाव है और वो देश का चुनाव है। वही जनता कितनी समझदार है आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। पिछली बार भी लगभग 63,000 वोटों की बढ़त जो है यहां पर लक्ष्मण गिलुआ को मिली थी बीजेपी से। बाकी क्षेत्र में जो है गीता कोड़ा तब कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें लीड मिली थी, लेकिन सरायकेला से लीड जो है वो लक्ष्मण गिलुआ को मिली थी। 2014 में भी यही हुआ था, 2009 में भी ऐसा ही हुआ था, हर बार बीजेपी को यहां से लीड मिली है। तो अब ये, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। तब चंपई सोरेन जो हैं वो एक विधायक हुआ करते थे, अब सीएम फेस हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो नागरिक होता है कई बार उसे लगता है और उसे अच्छा लगता है कि उसके क्षेत्र का सीएम है, तो एक उनके फेस पर जो है वो वोट जो है जेएमएम को जा सकता है। लेकिन ये अब जेएमएम को तय करना है कि सरायकेला में वो बीजेपी को बड़ी लीड न दे, और अगर वो वहां पर खुद लीड ले ले तो उससे बेहतर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी क्षेत्रों में जो है गीता कोड़ा का प्रभाव जो है वो अच्छा है। आप जगन्नाथपुर की बात कर लीजिए, हालांकि मझगांव में फिर से जो है निरल पूर्ति जो है उनका प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में
पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ये बात भी है कि तब गीता कोड़ा कांग्रेस के साथ ही थी। इसके अलावा मनोहरपुर से जोबा मांझी खुद कैंडिडेट है, तो वहां पर एक नजदीकी मुकाबला था। लेकिन अब चूंकि वो कैंडिडेट हैं तो उनके विधानसभा के लोग किस तरह से सोचते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। चक्रधरपुर में मुझे लगता है कि एक बराबरी का मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर सिंहभूम में भी एक टाइट फाइट जो है वो दिख रही है और लग रहा है कि मुकाबला नजदीकी होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि पहले फेज में जो 4 सीट हैं उसमें से 3 पर जो है नजदीकी मुकाबला है और परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। और वो 3 सीटें लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। बिल्कुल, और ये नजदीकी फाइट लगातार आपको भी अपडेट करते रहेंगे इस और जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ता जाएगा आगे, चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जोर लगाते जाएंगे, जब रैलियां होने लगेंगी, बड़ी बड़ी रैलियां होने लगेंगी, तब समझ में आने लगेगा कि जनता किसके साथ जाने वाली है और किसे इस बार सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट के लिए और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप न्यूज बायोस्कोप के साथ। हमें दीजिए इजाजत। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।